हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो अपनी बुक में निकालिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है राइट द वैल्यू ऑफ वन क्वांटम चार्ज। जो क्वांटम चार्ज है उसकी वैल्यू लिखिए। क्वांटम चार्ज में मैंने आपको बता रखा है, एक हमने लॉ पढ़ा है क्वांटलाइजेशन ऑफ चार्ज। उसमें क्वांटम चार्ज में बोला गया है मिनिमम वैल्यू जो होगी चार्ज की, किसी भी बॉडी पर चार्ज की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी क्वांटम। तो मिनिमम वैल्यू के लिए आपको अब चार्ज आएगा कैसे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज करने से। तो आप मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन चेंज कर सकते हो। तो जो क्वांटम चार्ज होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं मैं आपको, जो क्वांटम चार्ज होगा उसकी वैल्यू होगी प्लस माइनस ई। अगर आप बॉडी को इलेक्ट्रॉन देते हो तो माइनस ई और बॉडी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो प्लस ई। या इसका अगर फुल फॉर्म लिखना है क्वांटम चार्ज का तो प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। समझ में आया? क्लियर एकदम मेरे को? ठीक है, यह है क्वांटम चार्ज। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, दूसरा पढ़िएगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू प्रोटॉन्स प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर इज एफ। 2 प्रोटॉन्स की बात करवा रहा है। डायग्राम समझाते हैं। प्रोटॉन मतलब चार्ज है प्लस ई, और यहां से आर डिस्टेंस पर एक प्रोटॉन और रख दिया। उनके बीच जो फोर्स है वो एफ है, तो एफ होगा के Q1 Q2 मतलब ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, पढ़िए। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू प्रोटॉन्स प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर इज एफ इफ वी कीप 2 इलेक्ट्रॉन इन प्लेस ऑफ प्रोटॉन देन व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 2 प्रोटॉन आर डिस्टेंस पर हैं, इनके बीच में फोर्स एफ है। अगर हम प्रोटॉन की जगह पर इलेक्ट्रॉन रिप्लेस कर दें, मतलब प्रोटॉन को हटा करके यहाँ इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस ई और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस ई जमा दें, डिस्टेंस वही है आर, तो नया फोर्स कितना आएगा? एफ डैश मान लीजिए। तो के चार्ज का मैग्नीट्यूड वही ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 you can see from equation 1st and 2nd f dash is equal to f। मतलब जो नया फोर्स है वो उतना ही होगा जितना पहले लग रहा था। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 2 प्रोटॉन आर डिस्टेंस पर हैं, उनके बीच में फोर्स एफ है। अगर प्रोटॉन को हटाकर हम इलेक्ट्रॉन लगा दें तो भी उनके बीच में फोर्स एफ ही होगा। दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए, 3rd क्वेश्चन देखिए। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज इज एफ। कोई चार्ज है, नहीं बोला है, आप Q1 मान लीजिए, अनदर चार्ज Q2 है, और इनके बीच में डिस्टेंस आप सपोज R ले लीजिए। डिस्टेंस कितनी है? R। फोर्स F है, तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वही क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा पढ़ता हूं, ध्यान से देखना। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज इज एफ इन प्रेजेंट ऑफ वन अनदर चार्ज व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। मतलब क्या है क्वेश्चन का वो देखना कि 2 चार्ज है Q1 Q2 आर डिस्टेंस पर, इनके बीच में फोर्स कितना है? एफ। अब हमने क्या किया, ये Q1 तो है ही है, यहां ये Q2 भी है आर डिस्टेंस पर, एक अनदर चार्ज और लेके आए Q3 इन प्रेजेंट ऑफ अनदर चार्ज व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2। तीसरा चार्ज जो Q3 आया है ना, अब Q1 Q2 के बीच में कितना फोर्स है? तो अब सोचो ऐसे, अब Q1 पर नेट फोर्स चेंज हो चुका होगा। नेट फोर्स मैंने क्या बोला है? Q1 पर नेट फोर्स चेंज हो चुका होगा, क्योंकि इस कंडीशन में Q2 तो Q1 पर फोर्स लगा ही रहा है,
साथ में जो नया चार्ज Q3 है वो भी Q1 पर फोर्स लगा रहा है, तो जो Q1 पर रिजल्टेंट फोर्स है वो चेंज हो गया होगा, लेकिन अभी भी Q1 और Q2 के बीच में फोर्स, तो भाई Q1 और Q2 के बीच की बात कर रहा हूँ, अभी भी तो नया फोर्स K, ना तो आपने चार्ज बदले और ना डिस्टेंस बदली, तो वही रहेगा, तो नया फोर्स वही पुराना फोर्स रहेगा। मेरा बात यह है कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, दो चार्ज के बीच में जो लग रहा है वो तीसरे से अनइफेक्टिव है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। हाँ, Q1 पर नेट फोर्स चेंज हो गया होगा, Q2 पर नेट फोर्स चेंज होगा, ये हो सकता है, बट Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो भी अभी भी कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कहता है? इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब एप्सिलॉन आर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब एप्सिलॉन आर, इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज यूनिटी, इसकी वैल्यू 1 दी हुई है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 दी हुई है। इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज यूनिटी देन व्हाट वुड बी इट्स रिलेटिव परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन हमें निकालना है, रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब एप्सिलॉन हमें निकालना है, और एप्सिलॉन आर दिया हुआ है, एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, देन एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12, कांस्टेंट है। जिस तरीके से आपको के की वैल्यू याद है उसी तरीके से आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद होनी चाहिए, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम है ना, और एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो रिलेटिव परमिएबिलिटी निकल के आएगी वो आएगी बच्चों 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्लियर? और इसकी अगर हम यूनिट की बात कर लें तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, के का रिवर्स। क्लियर? दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। फॉर 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2, जो 5th क्वेश्चन है उसमें 2 पॉइंट चार्ज है बच्चों, फर्स्ट Q1 एंड 7 Q2, सेकंड है Q2। फॉर 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2, कंडीशन है Q1 इंटू Q2 लेस देन 0, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज। बच्चों दो चार्ज हैं आपके पास में, फर्स्ट इज Q1 एंड सेकंड इज Q2, और दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई लेस देन 0 है, Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 है, देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेचर बोले तो अट्रैक्शन और रिपल्सन, जो दो चार्ज हैं Q1 Q2, इस कंडीशन में उनके बीच में फोर्स की नेचर क्या होगी। तो आप देखिए बच्चों, Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 है, दो चार्ज का मल्टीप्लाई 0 से कम है, इट मीन्स ये तब पॉसिबल है जब Q1 Q2 अलग अलग साइन के हों। देखो कोई भी दो नंबर लो मैथ के जिनका मल्टीप्लाई 0 से लेस देन हो, मतलब नेगेटिव हो, तो दो नंबर का मल्टीप्लाई नेगेटिव तब हो सकता है जब उनमें से एक पॉजिटिव हो और एक कैसी हो, नेगेटिव। मीन्स Q1 इन दिस कंडीशन Q1 एंड Q2 आर डिफरेंट साइन, और जब Q1 Q2 डिफरेंट साइन के अनलाइक चार्ज हैं तो इनके बीच में जो फोर्स होगा बच्चों कैसा होगा, अट्रैक्शन। कैसा होगा, अट्रैक्शन। तो 5 का मैं आंसर बोल रहा हूं, आप लिखिए, 5 का मैं आंसर बोलता हूं, आप लिखिए, इन दिस कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन क्या था वो समझ में आ गया ना। दो चार्ज हैं Q1 Q2, उनका मल्टीप्लाई लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ फोर्स, फोर्स का नेचर क्या होगा वो मुझे निकालना है। तो आप लिखिए, इन दिस कंडीशन Q1 एंड Q2 आर विद डिफरेंट साइन। इन दिस कंडीशन Q1 एंड Q2 आर विद डिफरेंट साइन, are with different sign, so they have attraction force, so they have attraction force। properties of charge जो मैंने बोला था, like charge repulse and unlike charge attract to each other। if Q1 Q2 less than 0 then Q1 and Q2 both are with negative different sign, so they have a attraction force। clear?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जस्ट बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें भी ये कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 पर अब कंडीशन है कि Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 है, Q1 एंड Q2 ग्रेटर देन 0 है, देन व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बच्चों इस कंडीशन की अगर हम बात करें कि Q1 Q2 का मल्टीप्लाई 0 से बड़ा है, इट कैन ओनली पॉसिबल व्हेन Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्ज। इफ Q1 एंड Q2 ग्रेटर देन 0 देन Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्ज, सेम साइन के होने चाहिए, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, देन दे हैव रिपल्सन फोर्स। सेम चार्ज होंगे, लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्सन फोर्स होगा। इसका आंसर लिखिए, इन दिस कंडीशन, आंसर लिखिएगा, इन दिस कंडीशन Q1 एंड Q2, in this condition Q1 and Q2 both are like charge. In this condition Q1 and Q2 both are like charge, so they have repulsion force, क्लियर एकदम। बाकी का आप बोर्ड से लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो आप लिख सकते हो, ठीक है, जल्दी से लिखिए। यहाँ हमारे क्वेश्चन हो गए 6, ठीक है, मैं अरेंज कर रहा हूँ इसको, आप जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देखिए बच्चों 7, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, What would be the force acting on a charge Q placed in an electric field E? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, उसमें हमने चार्ज रख दिया है Q, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, कितना फोर्स अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा ध्यान से। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E, और हमने यहां एक चार्ज रख दिया है Q। क्या चार्ज रखा है? Q। तो बच्चों एक इलेक्ट्रिक फोर्स, मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, अगर हम कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फोर्स। उसका फॉर्मूला है, पूछा कितना फोर्स लगेगा, देन F इज इक्वल टू Q, ये इसका फॉर्मूला है। अगर ये पॉजिटिव होगा, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर नेगेटिव होगा तो फोर्स इज द अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन ये था कि एक चार्ज Q है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है, उस पर कितना फोर्स होगा, तो आंसर है बच्चों F इज इक्वल टू QE। क्लियर। नेक्स्ट बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की, पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्पीड on the mass and charge of a charged particle, ठीक है ना। तो हमने एक लॉ पढ़ा था, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, ऐसा कुछ करके हमने एक लॉ पढ़ा था कि मैंने आपको समझाया था कि जब हम स्पीड बढ़ाते हैं ना तो मास बढ़ता है। एक फॉर्मूला आपको याद हो तो मैं लिखा था, m इज इक्वल टू एम नॉट बाई रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वेयर एम नॉट इज रेस्ट मास, जब पार्टिकल रेस्ट पोजिशन में तब उसका मास है, एंड एम जब वो मूव कर रहा है तब मास है, सी स्पीड ऑफ लाइट एंड वी स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो मैंने कहा था कि पहली बात तो जो स्पीड है वो लाइट के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए, क्योंकि बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ रहा है। स्पीड हमारी बहुत कम हुई, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारी स्पीड लाइट के कंपेरिजन में है बच्चों, तो जब आप v इंक्रीज करोगे तो m इंक्रीज होगा, याद रखना। तो स्पीड बढ़ाने से, स्पीड इंक्रीज करने से मास इंक्रीज होता है, और जब आपकी स्पीड बढ़ते हुए लाइट की स्पीड के बराबर हो जाएगी, v की जगह c जमा के देखो, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस 1 0, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा मास। इफ v टेंस टू c देन m टेंस टू इनफाइनाइट, याद रखिएगा।
पर फिलहाल मेरा काम तो चल जाएगा। इफ वी इंक्रीज स्पीड देन मास ऑल्सो इंक्रीज। और चार्ज, अगर आप स्पीड बढ़ाते हो या कम करते हो तो बच्चों चार्ज पर उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। ऐसा मैंने आपको पढ़ा रखा है इनवेरियंस ऑफ चार्ज में। तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको रिपीट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन स्पीड, इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन द मास एंड चार्ज ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। तो आंसर होगा कि इफ वी चेंज स्पीड देन मास चेंज व्हाट, चार्ज रिमेन कांस्टेंट। अगर आप स्पीड चेंज करते हो, कम ज़्यादा जो भी करते हो, तो उससे मास इफेक्टिव होगा, पर चार्ज पर उसका कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। क्लियर है? दोनों के सॉल्यूशन आप नोट कर लो जल्दी से। चलो फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा भाई। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द वैलेंस ऑफ वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात यह है कि एक इलेक्ट्रॉन है, यहां से मैं आपको कॉन्सेप्ट से सिखाता हूं। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इसमें कोई ना कोई चार्ज होगा, क्यू चार्ज मान लो, और मास मान लो इसका m। तो मास की वजह से mg फोर्स कहां लगेगा? नीचे। जी ग्रेविटी है ना, उसकी वजह से mg कहां लगेगा? नीचे। मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग में रहे, तो बैलेंसिंग में तब होगा जब एक फोर्स इस पर ऊपर होगा। तो चार्ज की वजह से कितना फोर्स हो सकता है? क्यू। ये कहां होना चाहिए? ऊपर, और mg का होना चाहिए नीचे, तब बैलेंसिंग कंडीशन में होगा। और बैलेंसिंग कंडीशन में जो क्यू है वो mg के इक्वल होगा। यहां से अगर मैं E निकालूं तो ये आएगा mg अपॉन क्यू। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वैल्यू ऑफ m इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg एंड g 10, एक्चुअल में 9.8 है, आप 10 ले लीजिएगा। एंड q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19। सॉल्व करें, ध्यान से देखिएगा। E इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। 91 अपॉन 60 10⁻⁻19 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 19 हो जाएंगे। एक यहां से ले लो, +20 और -31 तो -11। जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे 5 पॉइंट कुछ आ रहा है। क्या आंसर है? उसको आंसर देख लीजिए एक बार। जो 9 है, 9 का आंसर है 5.57। सही इतना ही आएगा। 10⁻⁻11 न्यूटन अपॉन कूलाम भी लगा सकता हूं और वोल्ट अपॉन मीटर भी लगा सकता हूं, जो चाहो लगा सकता। लिखो चलो, यह है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लिख लो आप चाहो जल्दी से, इसको नोट कर लो। नोट करो चलो। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 को भी इरेज कर देते हैं ना। लिख लिया होगा आप लोगों ने, स्क्रीन पॉज करके लिख लेना, नहीं लिखा हो तो। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पढ़िए। फोर्स कैपिटल F एक्ट्स बिटवीन
2 पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम, 2 पॉइंट चार्ज हैं, Q1 Q2 मान लेंगे आर डिस्टेंस पर, वैक्यूम में फोर्स कैपिटल F है। इफ ए ब्रास प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 चार्ज, द व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है आपसे कि 2 पॉइंट चार्ज हैं, फर्स्ट इज Q1 एंड सेकंड इज Q2 एट डिस्टेंस कैपिटल R, फोर्स बिटवीन देम इज F, तो F इज इक्वल टू होगा कुछ मान लीजिए कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब कंडीशन नंबर सेकंड बोल रहा है कि इन चार्ज के बीच में ये Q1 R डिस्टेंस पर Q2, एक ब्रास प्लेट रख दी, मेटल की प्लेट रख दी है, समझिए। अब फोर्स कितना आएगा बच्चों, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है कि Fm इज इक्वल टू होता है F अपॉन एप्सिलॉन R। फोर्स इन मीडियम वो वैक्यूम अपॉन फोर्स वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन R डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होगा। और जो प्लेट रखी है वो मेटल की है, तो जो एप्सिलॉन R मेटल के लिए वो इनफाइनाइट है। अगर मैं इनफाइनाइट जमा के देखूं, इनफाइनाइट से डिवाइड करूं, तो जो फोर्स इन मीडियम होगा वो होगा 0। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 2 चार्ज के बीच में एक ब्रांच की प्लेट रख दी जाए, मेटल कोई भी मेटल होता है उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि हर मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। और हम जानते हैं कि Fm का फॉर्मूला है F अपॉन एप्सिलॉन R। जब आप इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो बच्चों नया फोर्स कितना हो जाएगा, 0। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। आप इसको लिख लीजिए, चलो इसे देखो। क्वेश्चन नंबर 10 नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 10 आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 11 सुनने का ही है। नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट स्टेबलाइज्ड द क्वांटम नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, कि उस एक्सपेरिमेंट का नाम बताइए जो चार्ज की क्वांटम नेचर की पुष्टि करता है एक तरीके से। तो उसका नाम है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। सीधा आंसर लिख लीजिए, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, गिव द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा भाई, गिव द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, देखो 2 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो मैंने कहा था द पेयर ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड वी हैव टू डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो जो फॉर्मूला है बच्चों P का, वो याद है Q इंटू 2A, Q इंटू 2A, वेयर Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड 2A डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। 2A क्या है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। तो क्वेश्चन है कि डिफाइन करना है P को, तो P को डिफाइन कर लीजिए कि Q और 2A का मल्टीप्लाई P है द मल्टीप्लाई ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। नोट्स में या थ्योरी में आपको मिल जाएगा, आराम से लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द कंडीशन ऑफ एन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायग्राम मैं ऐसे बनाता हूं, ये मान लो नेगेटिव Q, दिस इज प्लस Q एंड डिस्टेंस इज 2A। अब आप बात कर रहे हो आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों जो आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसमें जो चार्ज है ना Q, ये टेंस टू इनफाइनाइट होना चाहिए एंड डिस्टेंस 2S टेंस टू 0 होना चाहिए। आइडियल
इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए चार्ज हैवी होने चाहिए और बीच की जो डिस्टेंस है 2a ये बहुत स्मॉल होना चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14, गिव एग्जांपल ऑफ ए पार्टिकल फॉर विच रेस्ट मास इज 0 एंड इट्स अनचार्ज। एक ऐसे पार्टिकल का नाम बताना है जिसका रेस्ट पोजीशन में मास 0 है और उस पर चार्ज भी कितना है 0। तो बच्चों आप याद रखिए फोटोन। फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास कितना होता है 0 और ये अनचार्ज है, इसका चार्ज भी कितना आता है 0। तो इस पार्टिकल का नाम है बच्चों फोटोन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करता हूं, सॉरी 15 की बात करते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर डज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k डिपेंड्स। जो कांस्टेंट k है उसकी वैल्यू किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, ध्यान से देखना। तो k की वैल्यू एक तो डिपेंड करती है बच्चों मीडियम पर, सॉरी यूनिट सिस्टम पर। मैंने आपको कहा था कि इन एम के सिस्टम इट्स वैल्यू इज 9 × 10⁹ एंड इट्स सीजीएस सिस्टम इट्स वैल्यू इज 1। तो पहली बात तो जो कांस्टेंट के है इट्स डिपेंड ऑन यूनिट सिस्टम। एंड सेकंड बच्चों के का एक फॉर्मूला आया था, याद कीजिए 1/4πε0 इट्स फॉर वैक्यूम एंड फॉर मीडियम k इज 4πε0 × εr। तो सेकेंडली इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो मैं इसका आंसर बोलता हूं, क्वेश्चन नंबर 15 था ऑन व्हाट फैक्टर डज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k डिपेंड्स। तो आप लिखेंगे द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k, लिख लो 15 का आंसर लिख लो, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k, द वैल्यू of constant k depends, the value of constant k depends unit system and medium। the value of constant k depends on unit system and medium। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है राइट द वैल्यू ऑफ चार्ज इन कूलम ऑन द न्यूक्लियर ऑफ 7 9 14। आपको एक न्यूक्लियस दिया हुआ है 7 9 14, तो जानना चाह रहा है कि इसमें कितना चार्ज है। देखिए बात करें बच्चों 7 9 14 में नंबर ऑफ प्रोटॉन की, तो जो इसका एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 7 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 7। तो हम बात करें इसके चार्ज की, तो चार्ज पहली बात तो प्लस माइनस में होगा। क्यों? प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव। 7 है तो प्लस माइनस 7e। कूलम में अगर हमें लिखना है 7 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 6 42 2 4 7 11.2 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन 7 नाइट्रोजन 14। क्लियर? दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। नाउ नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, पढ़िए। वाई डज द एवोनाइट रॉड बिकम नेगेटिव चार्ज व्हेन इट रब्ड अगेंस्ट फर। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जब हम एवोनाइट की रॉड को फर पे रगड़े, एवोनाइट की रॉड को फर पे रगड़े तो वो नेगेटिव क्यों हो जाती है। देखो कोई भी बॉडी नेगेटिव कब होती है, जब उस पर क्या आते हैं इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो बोल देंगे कि इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम फर टू एवोनाइट रॉड, सो इट्स बिकम नेगेटिव। जनरल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वो कह रहा है राइट द CGS एंड SI यूनिट ऑफ चार्ज, गिव द रिलेशन बिटवीन देम।
क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है राइट द CGS एंड SI यूनिट ऑफ चार्ज। तो बच्चों जो SI यूनिट है चार्ज की, दिस इज कूलाम, और जो CGS यूनिट है चार्ज की, दिस इज ESU, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलाम भी कह सकते हो आप। चार्ज की जो SI यूनिट है वो है कूलाम, CGS यूनिट है ESU, एंड रिलेशन बिटवीन देम 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। याद रखिएगा, आपको थ्योरी में ही पढ़ाया गया है। तो आप लिख देना कि द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम एंड CGS यूनिट इज ESU। द फुल फॉर्म ऑफ ESU इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड रिलेशन बिटवीन देम is 1 coulomb equal to 3 × 10⁹ ESU. This is question number 18. And now we are talking about question number 19. When does an electric dipole come in stable condition? When placed in uniform electric field. देखो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है। मैंने एक हेडिंग पढ़ाई थी बच्चों, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन सी बात कर रहा है? स्टेबल कंडीशन। अच्छा, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो जो टॉर्क निकल के आया था वो आया था टॉ इज इक्वल टू P sin थीटा। व्हाट इज द टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल? टॉ इज इक्वल टू P sin थीटा। देयर आर 3 कंडीशन। फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, आपको याद होगा थीटा इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर, and if theta is equal to 0 degree, if theta equal to 0 degree, then tau also 0 and it is a stable condition. This is a stable condition for dipole. मैंने कहा था स्टेबल कंडीशन के लिए आपको चैप्टर नंबर 3 का वेट करना होगा। और फिर सेकंड कंडीशन आई थी, if theta is equal to 180 then also torque equal to 0. This is अनस्टेबल कंडीशन। और थर्ड में कंडीशन आपको लिखाया था if theta equal to 90 then tau equal to maximum it is P। तो बच्चों हमारा आंसर ये है कि if angle between P vector and E vector is 0 degree then dipole in stable condition। Clear? And now last 20, what is the resultant force on electric dipole placed in a uniform electric field? कि जब हमने डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसमें आपने एक डाइपोल रख दिया, यहां -q और यहां +q। तो आपको याद होगा कि +q पर तो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और -q पर फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। यहां भी फोर्स F इक्वल टू QE होगा और यहां भी फोर्स F इक्वल टू कितना होगा? QE। तो रिजल्टेंट जो फोर्स है वो 0 आएगा, बिकॉज बोथ फोर्स सेम इन मैग्नीट्यूड, वो डिफरेंट इन डायरेक्शन। तो मैंने कहा था कि जब भी हम एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे बच्चों, तो नेट फोर्स 0 होगा, केवल क्या लगेगा? टॉर्क। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होता तो फोर्स भी लगता और टॉर्क भी लगता। क्लियर है? तो आप स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखें, ठीक है?